नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आरबीएससी मास्टर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, ये क्लास 10वीं का आपका विषय हिंदी का पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं और आप सभी को मैं साथ साथ में ये भी बताते चलूँगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा और आपको अधिक अंक गेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है या फिर क्या क्या करना पड़ेगा, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात कर रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितना जो है इंक्रीज कर पाते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको सारे के सारे मॉडल पेपर यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। तो देखिए आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपको एक तो गद्यांश मिलेगा, ठीक है, और एक पद्यांश मिलेगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश या फिर आप यूँ कह सकते हैं काव्यांश, ठीक है। तो देखो गद्यांश से आपको प्रश्न निकालने हैं, मतलब प्रश्न दिए होंगे, आपको उत्तर देने हैं। पद्यांश से भी ऐसा ही करना है और एक ऐसा गद्यांश और एक काव्यांश होगा जिसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो कितने हो जाएंगे? ये दो दो हो जाएंगे, एक तो क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और एक है जो अनुवाद करना है हिंदी में। तो ये दो दो हो जाएंगे गद्यांश पद्यांश। अब आगे आते हैं और क्या क्या देखते हैं। देखो पहला प्रश्न तो इस प्रकार से मान लो ये गद्यांश है, ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक इसका आंसर भी देना है, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे फ़िलहाल इसको आपके इग्नोर कर रहा हूँ। ये गद्यांश कैसा भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अपठित काव्यांश की। काव्यांश इस प्रकार का आएगा दोस्तों, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पद्यांश। तो ये इस प्रकार का आने के बाद आपको ये आंसर देने होंगे, ठीक है। तो ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। और ये टोटल आपके सवाल हो जाएंगे 12 सवाल, ठीक है। दोनों गद्यांश से कितने सवाल हो जाएंगे? 12 सवाल आ जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा सवाल आएगा, वो तो एक सवाल था दोस्तों, ठीक है, जिसमें से आपको 12 नंबर का था वो, ठीक है। ये दूसरा सवाल आएगा जो 6 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे आपको पूर्ति करने के लिए देखो किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी पहचान का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक जो है ना अर्थ होता है, अर्थ सबका नाम होता है, सबका नाम। शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जो अवयव या अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं, है ना, क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। प्रत्येक शब्द के यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्येक शब्द के अंत में जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो अलग ही शब्द होते हैं, तो अंत होगा यहाँ पे। और शब्द के प्रारंभ में लगाकर उनका अर्थ बदलने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे आपके वो प्रश्न जिसका आंसर 20 शब्दों में देना होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास की परिभाषा बताना है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ बताना है, दूर के ढोल सुहावने लोकोक्ति का अर्थ है, लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया था? आपको पता होगा दोस्तों, नवाबों की ओर इशारा किया था, है ना, याद होना चाहिए आपको। और बाल गोविंद भगत किन के आदर्शों पर चलते थे? तो बाल गोविंद भक्त जो है कबीर के आदर्शों पर चला करते थे। शहनाई सुशिर वाद्य है दोस्तों। इसका आंसर आपको जो है कम्प्लीटली मैं आपको बताऊं तो एक पीडीएफ है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो कंप्लीट आपको इनके आंसर व्याख्या रूपी मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों को संदेश भिजवाया था? तो याद रखना दोस्तों, उद्भव के माध्यम से, है ना। और लक्ष्मण ने शूरवीर और कायर में क्या अंतर बताया था? वसंतागमन पर पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं, है ना। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? और मूर्तिकार ने अंत में नाक के लिए कौन सा सुझाव दिया था? तो दोस्तों ये दिया था
मूर्तिकार ने अंत में जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सबका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आपका खंड ब आ जाता है और इसमें आपको देखना है कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 16 तक के लिए प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है, आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर लिखते हैं। तो 2 लाइन आपको दोनों की लिखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल आया था, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी में भारत सरकार की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाएं। बुद्धि की चतुराई प्रेम में बाधक है, सूरदास के पद के आधार पर इस कथन की विवेचना करनी है। बाल गोविंद भक्त के बेटे के बारे में लेखक ने क्या बताया, भगत उससे अधिक प्यार क्यों करते थे। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। चाया मत छूना कविता में जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और लाट की नाक चली गई। लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र की किस कमजोरी पर व्यंग्य करता है। एक कहानी यह भी कि लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा, और क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नागार्जुन का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखना है आपको। मनु भंडारी का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखना है। दोस्तों देखो इसकी मैंने आपको बताया पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक गद्यांश और एक पद्यांश ऐसा मिलेगा जिसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, व्याख्या करनी है, हिंदी अनुवाद करना है, और वो भी अथवा में है। तो आपको ऐसा करना होगा। और एक पद्यांश आएगा जिसका भी आपको व्याख्या करनी होगी। 2 पद्यांश आएंगे अथवा में। कुल मिला के आपको 6 पद्यांश गद्यांश मिलेंगे, है ना। अगला सवाल आएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ना, मैं किसकी उपमा लोहमयी खांड से की गई और क्यों। अब इसी में अथवा भी आप कर सकते हैं, ये 3 नंबर का सवाल है। फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं अथवा में। तो अथवा में आपको ये बड़ा फ़ायदा है। लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे और क्यों। देखो हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा। देखो यहाँ पर भी अथवा है, तो आपको जो उचित लगे, जो आपको आंसर ठीक से आ रहे हैं उसी को। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला है ना, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगला सवाल, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सारगर्भित जो है निम्न लिखना है। 4 नंबर का एक रहेगा। अब देखो इंटरनेट वरदान या अभिशाप, इसको कैसे लिखना है, ये पॉइंट डालने हैं। प्रस्तावना, इंटरनेट से आशय, इंटरनेट से लाभ क्या है, सदुपयोग की समझ क्या है और उपसंहार क्या है। तो देखो ये 5 टॉपिक आपको डालने हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आगे व्याख्या लिखनी है। तो कम से कम आप एक में आप देखो 350 शब्दों में आपको भरना ही है, ये 3 से 4 पेज लगभग, ठीक है, ओके। और कंप्यूटर के बढ़ते कदम और प्रभाव जो है उसके बारे में 4 ही आपको टॉपिक डाल के लिखना है। तो कोई भी लिख सकते हैं, आप इंटरनेट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, और आप कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान में गहराता जल संकट, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। या फिर आप देखो इनमें से किसी पर भी आप लिख सकते हैं, या कोरोना वायरस के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4 दिए हुए होंगे, तो 4 में से कोई एक पर लिखना है। अब आपका आता है जिला शिक्षा अधिकारी को क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है दोस्तों। या तो आप जिला शिक्षा अधिकारी को लिख सकते हैं जो आपको दे रखा है, या फिर आप पार्षद या नगर पालिका वार्ड मेंबर को लिख सकते हैं।
तो इन दोनों में से एक पत्र आपको लिखना होगा जो 4 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। और विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु एक विज्ञापन लिखना है आपको, या फिर आप उसके साथ साथ में ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है आपको इन दोनों में से एक पर। तो ये विज्ञापन तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, वार्षिक उत्सव वाला, तो इस पर आपको ज़रूर रट लेना चाहिए अगर आपको समझ नहीं आए तो। और बाकी ये पत्र जो है, पत्र के बारे में आपको अलग से बताऊंगा कि पत्र आपको कैसे लिखना है। देखो, अगर आप पूरा पत्र नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऊपर से और बीच वाला अगर छोड़कर जो है नीचे की ओर लिख लेते हैं तो भी आपको 2 नंबर तो पक्के पत्र में मिल ही जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आज का पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, ये पेपर देखो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। आप अगर पहली बार है ना राजस्थान क्लासेज पर, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सर्च करिए राजस्थान क्लासेज। राजस्थान क्लासेज कहाँ पर सर्च करना है आपको? आपको सर्च करना है गूगल में जाकर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।